नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय राधे। आप सभी साथियों का हमारे विजय ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और चलिए समय न लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं विजय ग्लोबल स्टडीज एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें यूपीपी एग्जाम है, यूपीएसआई का है, यूपीएससी का है, यूपीपीएससी का है और भी बहुत सारे एग्जाम्स ला रहे हैं। तो आप इसको जानिए और लोगों में बताइए। इसके साथ आप देखिए हमारा जो है विजय ग्लोबल स्टडीज का व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए 2 नंबर है 9721878903 7905790742। तो ये इसको भी आपको जानना चाहिए कि व्हाट्सएप नंबर 2 है और इस पे आपको मिलेंगे, जुड़ने पे सभी तरह के अपडेट मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इंक्वायरी मिलेगी और ज्वाइन नाउ बटन से आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही आगे देखेंगे आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विजय ग्लोबल स्टडीज और इसके लिए यहाँ पे ये स्कैनर है। आप स्कैनर को स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको जब स्कैन करेंगे स्कैनर में जाके तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ्स और क्विज ये भी मिलेगा टेलीग्राम पे, है ना। इसके अलावा हमारा अपना खुद का ऐप डेवलप हो गया है और वो ऐप का नाम है विजय ग्लोबल स्टडीज। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाकर के विजय ग्लोबल स्टडीज ऐप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारी जो कुछ भी क्लासेज आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐसे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज दिखेंगे और एक फिर कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करके रजिस्टर करना होगा, फिर उसके आगे आप पढ़ सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं एकदम पॉइंट पे। आज लेकर आए हैं धमाकेदार हिंदी की क्लास, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण ही 30 बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने इसमें है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है। तद्भव, तद्भव को आप ऐसे जान लीजिए कि संस्कृत से उत्पन्न या शुद्ध शब्द से उत्पन्न, तत्धन उद्भव, माने जो मूल शब्द है उससे जो पैदा हुआ है उसको तद्भव बोलते हैं। और तत्सम का क्या मतलब होता है? तत्सम का मतलब होता है कि जैसे संस्कृत में शब्द था, मतलब शुद्ध। तत्सम का आप ऐसे शुद्ध समझ सकते हैं और तद्भव को अशुद्ध समझ सकते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी न करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे एक श्यामल शब्द दिया गया है, श्यामल शब्द। श्यामल शब्द किस तद्भव शब्द का तत्सम युग्म है? तो आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 4 में आपको देखना है कि कौन सा सही है। श्यामला, श्यामले, समाल, समल। देखिए समल भी गलत है, समल कोई शब्द नहीं है, समाल भी कोई शब्द नहीं है, श्यामले भी कोई शब्द नहीं है ना। ये श्यामला, श्यामल जो है, श्यामल, श्यामला का शुद्ध होगा श्यामल, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? बंदर का, सिंह का, शुतुरमुर्ग का, हाथी का? हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई जाई, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हाँ, इतने से भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। शाखा मृग जो है वो बंदर का पर्यायवाची है। शाखा मृग, कपि, मरकट, ठीक है। तो
आपका आंसर मिल गया। ऐसे ही सिंह का देखेंगे केहरी, व्याघ्र, है ना। ऐसे हाथी का देखेंगे गज। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको सबको पर्यायवाची बहुत डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन समझना है कि कौन सा क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, एग्जाम में कैसे आता है और उसको हल करने का तरीका क्या है, तो हमेशा इस पे विचार करते हैं और विचार करके तब उसको सही करते हैं, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। यानपथ, युगपथ, युद्धपोत, यांत्रिकी। देखिए, ऐसा पोत, पोत क्या होता है? समुद्र में चलने वाला जहाज। अब यहां पे देखिए, पोत का मतलब हो गया समुद्री जहाज, और किस लिए प्रयुक्त हो रहा है? युद्ध के लिए हो रहा है, तो उसको बोलते हैं युद्धपोत, है ना। यानपथ सही शब्द नहीं है, युगपथ सही शब्द है लेकिन इसका उत्तर नहीं है, यांत्रिकी भी सही शब्द है लेकिन इसका उत्तर नहीं है। जिसमें किसी भी यंत्र की कार्यप्रणाली समझी जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसको यांत्रिकी बोलते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? पूछ रहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें किस शब्द युग्म में जो अर्थ होना चाहिए वो नहीं है। मतलब आप यहां पे पहले नहीं है, इस पे समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे बच्चे बहुत भूल करते हैं, वो है पर कर जाते हैं, है ना। तो अब इसमें आप देखेंगे कि 3 तो है, अब 3 में कोई एक पे अगर आपने है में कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। यहाँ पे आपको एक ऐसा देखना है जो शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है। ठीक, देखिए, गज, गज, गज माने हाथी होता है और गज एक माप है, तो ये भी सही है। गज माने हाथी और गज एक माप होता है, ये भी सही है। नीर, ये देखिए नीर नहीं है, ये नीड़ है। नीड़, नीड़ मतलब होता है घोंसला, और नीर का मतलब होता है पानी, ये भी सही है ना। जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा, जरा का मतलब होता है थोड़ा। बोलते हैं ना, जरा जरा सी बात पे आप उखड़ जाते हैं, तो छोटी छोटी बात पे आप उखड़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे आप उखड़ जाते हैं ना। और जरा जो है ये बुढ़ापा के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब यहां पे देखिए, अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि, अनल का मतलब होता है अग्नि, और अनिल का मतलब होता है पवन। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आप, तो यही शब्द युग्म सही अर्थ भेद नहीं है, उल्टा है। अनल का मतलब होता है अग्नि, अनिल का मतलब होता है पवन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खिड़की खुलने में, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ध्यान देंगे आप लोग कि यहां पे कारक संबंधी अशुद्धि का पता लगाना है, तो ये आपको बताया जाएगा, कारक भी पढ़ाए जाएंगे। देखिए, ये वाक्य रचना संबंधी दोष नहीं है, वचन संबंधी दोष नहीं है, लिंग संबंधी भी दोष नहीं है। इसमें देखिए कैसा दोष है, प्रकाश खुलने से नहीं लगेगा यहां पे ना, कारक इस पे दूसरा लगेगा पर ना, तो ये कारक संबंधी दोष है, कारक संबंधी दोष इसमें है। ये पूछा गया किस प्रकार की शुद्धि है, तो वाक्य रचना संबंधी शुद्धि नहीं है, वचन संबंधी शुद्धि नहीं है, लिंग संबंधी शुद्धि नहीं है, कारक संबंधी शुद्धि है, तो इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग
होते हैं। पुरुषवाची, पुल्लिंग का मतलब होता है यहाँ पे पुरुषवाची। पुरुषवाची, अब देखिए पुरुषवाची तिथियों के नाम पुरुषवाची नहीं होते ना। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंगी होते हैं। भाषाओं के नाम ये उभयलिंगी होंगे। और समुद्रों के नाम जो है ये पुरुष वाची होते हैं। जैसे देखिए आपने प्रशांत महासागर, आपने देखा प्रशांत महासागर, अब प्रशांत आप देखेंगे तो ये पुरुषवाची नाम है। हिंद महासागर, अब आप इतने से समझ गए होंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की क्या जरूरत है कि देखिए प्रशांत शब्द भी पुरुषवाची है और हिंद शब्द भी पुरुषवाची है और ये समुद्रों के नाम है। तो यहाँ पे ये आपका डी सही हुआ। इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो अब देखिए लोग जो है ये बहुवचन में, हाँ ये एक गैदरिंग मास के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, है ना। दल ये भी ग्रुप है ना, तो ग्रुप का मतलब ही है कि ये एक वचन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी जो है एक अक्षर से नहीं बनता है ना, सिग्नेचर में बहुत सारे अक्षर होंगे इसलिए वो बहुवचन में होगा। अब यहां पे देखिए ये थोड़ा इसको गड़बड़ मिसप्रिंट हो गया। रोमकूप यहां पे साफ साफ लिख देते हैं। रोमकूप जो है वो एक वचन वाला शब्द है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आप लोगों को एक कर्म कारक, क्रिया कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक सारे चीजें पढ़ाएंगे, संबंध कारक पढ़ाएंगे। यहां पे आप जानिए अलमारी में जो कपड़े पड़े हैं ये अधिकरण कारक है ना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हाँ देखिए प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के पीछे लगकर, किसी शब्द के पीछे लगकर, शब्द के बाद लगकर शब्द को एक नया अर्थ देते हैं जुड़कर। एक नया अर्थ देंगे। यहां पे आप देखेंगे बनाकर में कर जो है ये प्रत्यय है ना। प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। और उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के पहले लगते हैं, है ना। इसको बोलते हैं प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ऐसे जानकारी आप रखेंगे कि कौन पहले जुड़ता है, कौन बाद में जुड़ता है। तो यहां पर देखिए बनाकर शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? उसमें कर प्रत्यय है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तरावट होता क्या है कि पानी में भिगो देना, नमी में भिगो देना। हाँ तर का मतलब होता है डुबोना, ठीक है। आवट मतलब डुबोने की क्रिया है। तो अब यहां पे अगर इसको देखेंगे तरावट शब्द का
मूल शब्द और प्रत्यय के लिए जब काटेंगे, इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, तो ये होगा तर धन आवट। ये हो गया आपका तरावट। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्मकुंठा शब्द में कौन सा समास है? आत्मकुंठा में कौन सा समास है? तो इसको जब बांटेंगे ना, तो देखिए इसमें आत्मा की कुंठा, आत्मा की कुंठा, तो इसमें देखिए इसके कारण ये जो है यहां पे तत्पुरुष समास होगा, है ना। आत्मा की कुंठा में तत्पुरुष समास होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो किसी से संबंध को प्रकट करते हैं ना, किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखिए जो भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, सो भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसका जो है ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, जबकि आपको शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विवरण चिन्ह है? ये विराम कर दिया है, इसको लिखेंगे विवरण। निम्नलिखित में कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह में देखिए ये होगा आपका, है ना, ये है कॉमा। ये है जैसे कोई संबोधन चिन्ह है, कोई चीज इसी में किसी को कहा जाता है, तो उसमें ऐसे दो करके उसके अंदर में रखते हैं, वो है। और ये है हाफ कॉमा, अल्प विराम। इसको अल्प विराम बोलते हैं, इसको विराम बोलते हैं, है ना। और इसको पूर्ण विराम बोलते हैं हिंदी में। ये ऐसी लाइन खींच देते हैं तो उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको जो है प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। देखिए ये है विराम, हिंदी में बोलेंगे विराम, ये विराम चिन्ह है, और ये अर्ध विराम चिन्ह है। और ये जो है ये विवरण चिन्ह है। ठीक, और ये यहां पे देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? इसमें से कौन सा विशेषण, यहां पे आपको देखना है कि विशेषण, देखिए 10 मीटर ये विशेषण नहीं है, ये माप है। आप यहां पे ध्यान रखिए, आपके दिमाग में आएगा कि ये भी संख्या को दर्शा रहा है। चौड़ा तो संख्या नहीं दर्शा रहा है, क्या है विशेषण, चौड़ा विशेषण है लेकिन संख्यावाची नहीं है, है ना। ताजगी भी विशेषण है लेकिन संख्यावाची नहीं है। तो यहाँ पे जो दर्जन है, दर्जन शब्द जो है वो विशेषण है और वो संख्यावाची है। दर्जन का मतलब होता है 12, है ना। आगे चलते हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस क्रिया में कौन सी क्रिया है? देखिए जब किसी भी वाक्य में
उस जीव के द्वारा उसकी मौलिक क्रिया का वर्णन किया जाए, जो कि मतलब उसका स्वभाव है ना, तो वहां पे नाम धातु क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे मच्छर भिनभिनाते हैं, तो मच्छर का जो भिनभिनाना है वो उनकी मौलिक क्रिया है, इसलिए यहां पे नाम धातु क्रिया होगी, है ना। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर गीत गा रही थी। इसके पहले की क्लास में भी इसको थोड़ा आपको बताया गया है, आप याद रखिए। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल है। देखिए एकदम क्लियर गेट में लगे। अपूर्ण तो है, प्रवृत्त का मतलब कंटिन्यूअस है, वर्तमान काल है ना। लता मंगेशकर गीत गा रही है, गीत का गाना हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, गीत गा रही है ना। और दूसरी चीज वो अभी गाना जारी है, और है का मतलब वर्तमान काल, तो यहाँ पे अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल होगा। सामान्य भूतकाल, भूतकाल कब होता है? जब था, थे, थी, रहा, रही, रहे, ऐसा होगा, तब जो है आपका सामान्य भूतकाल होगा। सामान्य वर्तमान काल में जैसे वह जाता है, तो ये सामान्य भूतकाल है ना। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें स्पष्ट नहीं होता कि वर्तमान काल में वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं, है ना। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लता मंगेशकर गीत गा रही है, इसका जो सही आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समय न लेते हुए। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? यहां पे कोई भाव का निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो भाववाच्य भी नहीं होगा, ठीक है। कोई कर्तव्य की बात है, कोई कर्ता की बात है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या है? काम किया गया, काम किया गया मतलब कर्म हुआ, तो ये यहाँ पे कर्मवाच्य है ना। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो ये यहाँ पे कर्मवाच्य है, और ये इसका सी सही होगा। चलते हैं अगले पे। ठिठक जाना, ठिठक जाना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? ठिठक जाना, जैसे रास्ते में हम सांप देख के ठिठक गए। अब यहाँ पे ठिठक जाने का अर्थ ऐसे निकालिए, कोई भी ऐसे अगर लोकोक्ति और मुहावरा है तो उसको अगर आप बार बार सुने समझे हैं, किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, कॉमन सेंस से इसका अर्थ निकलता है ना। ठिठक जाना, ठिठक जाने से कोई आपको उदासी छा जाती है? नहीं छा जाती, गलत है। हाँ, ठिठक जाने से जो ठिठक जाता है वो कहीं चला नहीं जाता है, ये भी है, तो ये भी गलत है। अगर आप धोखा खाते हैं तब थोड़ी ठिठकते हैं, नहीं, ये भी गलत है ना। ठिठकने का ठीक से मतलब होता है रुक जाना, ठिठक जाना, रुक जाना, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइए। हाँ, 4 ऑप्शन है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। जल्दी जल्दी इसको बताने का प्रयास करिए। देखिए, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ठीक है। विज्ञ का अभिज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ। देख रहे हैं, इस ढंग से ये चारों के आपके आंसर मिल गए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति और मुहावरा। हाँ, लोकोक्ति मतलब जो जन सामान्य की भाषा से उभर कर आती है, और
उसमें कुछ निहित अर्थ कुछ दूसरे होते हैं, उनको लोकोक्ति कहते हैं। जैसे देखिए कठपुतली जो है, कठपुतली होना ये मुहावरा है। आंख चुराना ये भी मुहावरा है। आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है। जबकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये क्या है? ये लोकोक्ति है। इसका मतलब है कि ज्यादा डींग मारने वाले ज्यादा एक्टिव नहीं होते, ज्यादा काम नहीं करते, है ना। चलिए अगले पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? 11, 13, 10, 9। अभी हाल के लिए आप जान लीजिए कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर के कुल 11 रस हैं। आपको सब रस, छंद, अलंकार, दोहा, समास, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। बस यहाँ पे देखिए, ट्रेंड देखिए, और जल्द ही आप सभी लोगों की एकदम प्रॉपर लेवल पे क्लास चलेगी। और आपको यहाँ पे एक चीज बता दें जो बहुत जरूरी चीज है, आपका जो पूरा का पूरा सेगमेंट है परीक्षा का, उसमें से देखिए ये इतना आधे से ज्यादा आपका क्या है? रीजनिंग और मैथ है ना। रीजनिंग और मैथ और हिंदी, ये तीनों मिलाकर के 75% कोर्स आपका कवर करते हैं। 25% कोर्स जो है वो आपका करंट अफेयर से होता है ना। और बच्चे करते क्या है, को वेटेज नहीं देते हैं, इस बात को समझते नहीं है कि रीजनिंग और मैथ आपके मान लीजिए कि हो गए 50%, 25% आपकी हिंदी हो गई, 25% आपकी रीजनिंग हो गई। तो आप स्कोरिंग काम करिए। स्कोरिंग काम के लिए आप क्या कर सकते हैं? रीजनिंग पे पकड़ बना सकते हैं, मैथ पे पकड़ बना सकते हैं, हिंदी पे पकड़ बना सकते हैं। करंट अफेयर में चाहे जितनी मेहनत करेंगे, वो सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आपके बस में ही हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये आपके लेवल की चीजें हैं, आपको इस पे मेहनत करना है। इसके साथ में हम तो आपके सपोर्ट के लिए तैयार है ना। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो 11 रस हैं। इसीलिए आपको बार बार ये सैंपल दिखाया जा रहा है कि ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप अपना लेवल आंकिए और आंकने के बाद उस हिसाब से मेहनत करिए। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां बनती हैं। क्या बनते हैं? कुंडलियां। ये भी पद्य का भाग है, आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी गद्य में, पद्य में, पद्य क्या होते हैं, बरवे क्या होता है, सवैया क्या होता है, दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, छंद क्या होता है, सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू अप्रोच, अगर दोहा और रोला छंद को एक साथ क्रम से मिला दें तो वो कुंडलियां में परिवर्तित हो जाते हैं। चलते हैं आगे। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोग से मिल रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार का काम कर रहे हैं। इसका सरल वाक्य बनाना है। अब सरल वाक्य बनाने में देखिए, पहला, दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ये तो बात वही हुई है ना। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। हाँ, ये भी लगभग इसी के जैसे हुआ, ये सरल नहीं हुआ। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ये देखिए सरल वाक्य हो गया, एक ही लाइन में, है ना। मतलब वाक्य एक हो जाए, बात भी पूरी हो जाए और दो लाइन अलग अलग ना दिखे, भाव अलग अलग ना दिखे। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देखेंगे। तो इसको देखिए, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। इसमें दोनों बातें आ जाती है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं।
रामायण के रचयिता हैं। अब यहां पे देखिए, आप होश अपना मत खोइएगा। रामायण रामचरितमानस नहीं है। आप भूल क्या करते हैं, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट है रामचरितमानस और रामायण, दोनों में आप अक्सर फर्क भूल जाते हैं क्योंकि सीरियस नहीं रहते हैं। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है ना। और रामायण जो है किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोग सोचिए, बात करिए, आपस में डिस्कस करिए। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। वात्स्यायन के द्वारा क्या लिखा गया है? कामसूत्र लिखा गया है। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादंबरी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। चलते हैं अगले। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरसागर कौन लिखा है? रसखान, रहीम, केशवदास, सूरदास। तो देखिए, ये सूरसागर जो है वो आपको पता होगा कि सूरदास की रचना है। सूरसागर। सूरलहरी भी इनकी रचना है। ठीक है। रसखान और रहीम दोनों कृष्ण के परम भक्त रहे। इन लोगों ने भी तमाम रचनाएं की हैं। और केशवदास की एक रचना है कवि प्रिया। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ? जो बिहार की हिंदी बोली जाती है उसका विकास कैसे हुआ है, इसको आपको बताना है। तो इसके लिए आप देखेंगे बिहारी का जो विकास हुआ है, मगधी का जो अपभ्रंश है, मगधी के अपभ्रंश। देखिए, आप थोड़ी सी अगर जानकारी रखेंगे तो गलत करेंगे। आप बोल देंगे कि मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। नहीं, मागधी का अपभ्रंश हुआ तो बिहारी हुआ, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के, भीतर और बाहर किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है? बताइए। देखिए, भीतर और बाहर क्या बताते हैं? मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति है, हाँ? तो मंदिर के भीतर क्या है? कोई जगह है जहां पे भगवान की मूर्ति है। ऐसे हॉस्पिटल के बाहर बड़ी भीड़ जमा थी, तो हॉस्पिटल के बाहर भी क्या है? एक स्थान है जहां पे भीड़ जमा थी। तो इस हिसाब से ये देखिए, भीतर और बाहर जो है वो स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण है ना। कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक नहीं है। इसके आगे फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेघ शब्द का पर्यायवाची है। मेघ शब्द का पर्यायवाची, मेघ का मतलब क्या होता है? आपको पहले दिन की हिंदी में बताया गया था। पहले दिन की हिंदी में भी बताया गया था। देखिए, जहां पे द लग जाता है, जब कमल का और बादल का हम बता रहे थे, याद करिए, लास्ट में द अक्षर लग गया तो वो बादल या मेघ के लिए पर्यायवाची हो गए। और अगर ज लग गया तो वो कमल के पर्यायवाची हो गए। आप देखिए, नीरद, तोयद,
अम्बुद, वारिद, सब में द लगा है और सब जो है बादल के पर्यायवाची है और मेघ का मतलब भी बादल होता है ना। तो इस हिसाब से ये सही है, ठीक है। अब इस ऐसे शत्रु का देखेंगे तो दुश्मन, बैरी, दुश्मन, बैरी, शत्रु है, यही है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। कुल, कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद है। देखिए यहां पे ये थोड़ा गलत है, कुल और कुल है। तो कुल, कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब किनारा। अब मिला लीजिए, जिसमें इस ढंग का होगा वही सही होगा, है ना। किनारा और वंश नहीं, किनारा के लिए कुल होता है, वंश और किनारा ये सही है, ठीक है। तट शीतल ये भी गलत है, शीतल किनारा ये भी गलत है, ये सब गलत है ना। आगे चलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या बोलते हैं? उसको अस्त्र बोलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अच्छा। शस्त्र क्या है? शस्त्र को हाथ में लेकर के चलाते हैं, हाथ में लेकर के चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार क्या है? वो शस्त्र है, ठीक। थैंक यू। इस हिसाब से आपकी आज की क्लास, इतनी बढ़िया क्लास समाप्त हुई। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।